बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल का कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी का तैयारी अलग अलग नहीं होता है, एक ही सिलेबस है एनसीईआरटी। चलो मैं आज वो चीज बताने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स। सबसे बड़ा हथियार जिसका मैंने इस्तेमाल किया रेलवे ग्रुप डी की जॉब के साथ साथ, क्योंकि समय कम था। याद रखो, जब आपके पास समय कम हो, जब लगे कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ने हैं, अक्सर है जब आपकी शौक सपने बड़े होते हैं तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा होता है। उसके लिए जब पढ़ाई ज़्यादा होती है तो आपको पढ़ना, आप ज़्यादातर देखते हैं जब क्लास जाते हैं ना तो लिखना लंबे लंबे अक्षर शुरू कर देते हो, आप बड़ी बड़ी कॉपी तैयार करते हो, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे। याद रखो, आप सबको पता है, आप लोग बताइए कमेंट में ऐसा होता है कि नहीं। मेरे साथ तो हुआ था, मैं वो सभी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं वो नहीं चाहता हूँ आप लोग दोहराओ। तो होता क्या है, लंबे लंबे कॉपियाँ मैंने तैयार किया, लेकिन 6 महीना 8 महीना 10 महीना के बाद वो कॉपी को कभी पलट के नहीं देखते थे, देखते भी थे तो बड़ी बोझ नज़रों से देखते थे। याद रखो, तब मैंने एक तरीका खुद खोजा, जब रेलवे ट्रैक पे हुआ करता था, जब काम किया करता था, छोटा सा पेज ले जाता था और एक बुक लेके जाता था, उस बुक से मैंने कैसे अपना हथियार बनाया। और आप डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर की लैंग्वेज को, उनकी लैंग्वेज को सिर्फ कंपाउंडर या वही दवाई वाला समझ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। वही लैंग्वेज, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है। जब आप दरोगा बिहार पुलिस के लिए जा रहे हो, आपको राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको सजाना नहीं है, आपको ऐसे नोट्स तैयार करना जो आपके दिमाग में सुई की तरह चुभे और वो दोबारा खोलने के बाद आपको बड़े बड़े अक्षरों में नजर आए। ठीक है, चलिए आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स वो हथियार बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक है, जो आज का वीडियो देख लिए अच्छे से समझिए। मैंने एक चैप्टर लिया है मौलिक इकाई, अक्सर मैंने इसे पढ़ा दिया है, आप YouTube पे जाके देखिए। चलिए मैंने इसी चैप्टर को लिया, एग्जाम्पल के साथ मैं कराते जाऊंगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। आप लोग में से कुछ लोग कमेंट किए हैं मेरे वीडियो में कि हाँ, किसी भाई का था मैसेज कि तुम क्या कर लियो, तुम मेंस कितना निकाले हो। भाई मैं नहीं बताता हूँ बार बार अपने वीडियो में कि मैं कौन हूँ। मैं फिलहाल जान लो, मैं सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरी बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाला। देखो मेरा आदत नहीं है कि मैं बार बार ये चीज़ बोलूँ मेरी उपलब्धि, क्योंकि मैंने बता दे रहा हूँ फिर से, एनटीपीसी में 92 स्कोर किया था 100 में प्री में। मेंस में जब स्टेशन मार्कशीट एक लेवल 6 का दिया था, क्यों लेवल 6 का दिया था, क्योंकि बीपीएससी 67 का डेट सेम लड़ा था। उस समय बिहार दरोगा का मेरा फिजिकल का डेट आ गया था, जिसकी वजह से लेवल 5 2 3 छोड़े थे। ठीक, उसमें भी मेरा मेंस हुआ, लेकिन हम साइको देने नहीं गए फिजिकल की वजह से 2213 में। ठीक है, आगे मैंने एमटीएस में 88 स्कोर किया था, टेक्नीशियन में मैंने सेलेक्ट हुआ था, फिर ग्रुप डी में मैंने जॉब किया, साथ साथ आरपीएफ का भी मैंने 104 में उठाया था 120 में, सीजीएल 2 टाइम में निकाला। देखो मैं नहीं, देखो आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं बताऊँ मजबूरी बताना नहीं चाहता यार। जो भी मैंने आज तक कभी अपने वीडियो मैंने बोला कि मैं सब इंस्पेक्टर राजकुमार, कभी नहीं। मेरा एक ही मोटिव रहता है, खुद एक स्टूडेंट मानता हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ भाई की तरह सपोर्ट करता हूँ। चाहे आप जो मैं गलती आपने दोहराया बिना किसी गाइडेंस का, वो चाहता हूँ नहीं, जो मुझसे जुड़े हैं वो नहीं भटके, मेरा ये नहीं। इसलिए भाई जो कमेंट करते हैं जान लीजिए, और आप लोग भी थोड़ा ऐसे कमेंट पे जरूर जवाब दें यार, कि यार ऐसे लोग बोल देते हैं आप कितना मैं, आप ऐसे तुम ज्ञान दे रहे हो कितना मैथ्स निकालो। भाई मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बता दे रहे हैं। जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना वो तो एग्जाम में बैठे नहीं रहते, लेकिन मेरे पास इतने एग्जाम बैठने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अदरवाइज सर पटका, मैंने ये मुझे भी याद है जब मैं तैयारी देने गया था मेंस, जब 2213 का देके निकला, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम देके निकला, तो सर पीटता था अपना, यार मैंने ये गलती क्यों किया। उसी दिन ऑटो पर से वही चीज़ को मैंने अपने सुधार किया और आगे बढ़ा। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए अच्छे से समझिए। ठीक है, भाई की तरह आप लोग को समझाता हूँ, समझिए, समझ जाइएगा तो बहुत आगे जाइएगा, बिना मतलब का इधर उधर। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो कहते हो सार संग्रह एक माइंड में 6 to 2 पढ़ लेते हैं, बात बताओ, अरे यार ठीक है मानते हैं अलग अलग 20 किताबें पढ़ना पड़ता है, ठीक है 20 किताबें पढ़नी पड़ती, तो कितनी पतली पतली किताबें होती है। 6 7 को देखिए, 6 7 8 वो 3 किताबें जो हर सब्जेक्ट की है, वो महज 10 दिन का सिलेबस है वो बस। उसके बाद 9 to 10 ये बेस बन जाएगा 6 7 8, तो 9 10 आपके लिए आसान हो जाएगा। और 9 10 आसान हुआ तो 11 12 आसान हो जाएगा। याद रखो, डायरेक्ट 9 10 उठा लेते हो, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती है। नहीं तो आप पढ़ो जो पढ़ना है, अगले 8 महीने के बाद फिर आप हमसे मिलना, मैं पूछूंगा आपसे फिर रोते हो कि नहीं।
यार जब सिलेबस, जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के डालता है, जब एनसीईआरटी पढ़ने से दुनिया का हर बुक आसान लगने लगता है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों के समान लगता है, लुसेंट आसान लगता है, तो क्यों नहीं इसको खुद पढ़ें। मैं तो उसको करवा भी रहा हूँ ना, कम देख लीजिए ना भाई, देख लीजिए। मैं ये बोलता हूँ ये वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए, लेकिन देखना यही बुक है अलग अलग। ये 20 किताबें हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 4-5 किताबें हर सब्जेक्ट का, 15-20 किताबें देख लो, कुछ नहीं जाता है। अदरवाइज बहुत समय लग जाएंगे, वो 20 किताब 100-100, 150 किताब के बराबर हो जाएगी। अक्सर आप लोग अपने खुद ही देखो ना, आप लोग कितना, मैं झेला हूँ यार, मैं खुद 10-10, 12-12 घंटा पढ़ने के बावजूद मुझे याद नहीं रहते थे। उसका रीजन था, हर चीज मैंने ट्राई किया, लेकिन एनसीईआरटी नहीं किया था। जब से एनसीईआरटी ट्राई किया, आज मैं क्यों आपको बता पा रहा हूँ। सीधा सा एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने में, मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ और क्यों इस लाइनों को समझा पा रहा हूँ। उसका रीजन है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। अगर मेरे पास सिर्फ लुसेंट का नॉलेज रहता, वर्णन नहीं रहता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं नहीं बता पाता आपको। बाकी आप लोग की मर्जी, जो पढ़ना है पढ़िए, जिसको सिलेक्शन लेना होगा, सिलेक्शन तो 2000 का होता ही है, सबका होना नहीं है, फिर आप भटकना, वापस घर आना है, ठीक है। चलिए, और मैं एक चीज बात हमेशा बोला हूँ, पटना जैसे शहर में रह के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। घर जाइए, पैसे बचाइए, उस पैसे को अपने कहीं और लगाइए, अपने माता पिता के इलाज में लगाइए, जहाँ लगाइए, अपने लिए लगाइए। बाइक खरीद लीजिए, फ़ोन खरीद लीजिए, इस्तेमाल, लेकिन पैसे पटना में रह के फालतू 4 बाई खोली में मकान वाली का डांट भी सुनना, बिना मतलब का। वो लोग वहाँ पे हम रहे हैं, बिना मतलब का परेशान करता है विद्यार्थी को, मजबूरी में विद्यार्थी रहता है, 1 तारीख होता है रूम रेंट वसूलने चले आता है। तो इस गलतियों से बचना है यार। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चलो चलो अब देखते हैं हम लोग एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। उस शॉर्ट नोट्स में हम आपके साथ साथ बताएंगे कैसे बनाना है। शुरुआत करना है जैसे वीडियो मैंने स्टार्ट करता हूँ, देखना स्टार्ट करना है। बुक है तो बुक उठाना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आखिर किस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, जीवन की मूलभूत इकाई, अध्याय 5 से पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू जब करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग किस चीज के बारे में देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, हम लोग देख रहे हैं कॉर्क की पतली काट अवलोकन। रॉबर्ट हुक ने पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है जिसकी संरचना मधुमक्खी छत्ते समान होती है। कॉर्क की पदार्थ है बड़ी छाल प्राप्त होती है। सन 1665 हुक ने इस स्थानीय सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो ये पूरा इतना बड़ा लाइन है। अब इतना बड़ा लाइन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देंगे रॉबर्ट हुक। हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, कोशिका के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, जैसे आप संक्षिप्त बनाते हैं ना, कोशिका का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कोशिका। अरे यार कोई माफी चाहते हैं थोड़ा सा, कोशिका के बारे में देखते हैं। ये लिखेंगे कोशिका। देखिए कहीं भी एक कॉपी प्रैक्टिस सेट का और एक कॉपी एनसीईआरटी का, यही 2 कॉपी आपके पास रहना चाहिए बस, अदरवाइज कोई कॉपी नहीं रखना है। कोशिका, ठीक है। कॉर्क की कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, ध्यान से देखना है, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक। देखिए आपको कैसे एक लाइन में आपके बन जाएंगे, रॉबर्ट हुक। खुद आपको वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, कॉर्क की पतली काट में क्या देखा, कॉर्क की पतली काट, बस। क्योंकि जब दोबारा आप पढ़ोगे तो याद रखो वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही 3 लाइन समझिएगा ना, 3 लाइन के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। तो क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में अवलोकन लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे प्रकोष्ठ। अब ये क्या करेंगे, पतली काट में क्या देखे, छोटे छोटे 3-4 गो बिंदा बना के लिख देना है प्रकोष्ठ, ठीक। ये चीजें आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट करेंगे। अब देखिए कोशिका के सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने, कॉर्क की पतली काट में छोटे छोटे प्रकोष्ठ में, क्लियर। अब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, चाहे तो यहाँ पे मधुमक्खी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया मधुमक्खी। फिर आगे जब जाएंगे, यहां से मेरा यही तरीका था, मैं बस इसी में पूरा दिमाग में लोड कर लेता था पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को। उसके बाद क्या देखा, कब देखा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब देखा, 1665 में। ठीक, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, नहीं लिखना है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। तो क्या लिखना है, बिल्कुल नहीं, प्रकोष्ठ हो गया, यही कोशिका हो ही गया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की पतली, आप ऑटोमेटिक आपको इतने से लाइन में पूरी की पूरी लाइन समझ में आ गया होगा क्या कहानी बना। ठीक, अब नीचे बढ़ेंगे। अब देखिए, कोशिका लैटिन शब्द है। अब ये क्या करेंगे, एक लाइन कोशिका में देंगे, क्या लिखेंगे, लैटिन, सिर्फ लैटिन, शब्द नहीं, लैटिन। समझ में आ गया होगा कैसे कॉन्सेप्ट। उसके बाद नीचे जब आएंगे, कोशिका लैटिन जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, एक और लाइन देंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसको, छोटा कमरा। समझ में आया। अब ये लाइन पूरा कंप्लीट, ये लाइन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपसे मैं इतना बड़ा लाइन डायरेक्ट पूछता ना भैया, नहीं बता पाते। अब यहां से देखिए, कोशिका रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में, आज छोटा छोटा दे देंगे ये प्रकोष्ठ और मधुमक्खी। ये चीज जब आपको अभी नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैटिन शब्द और छोटा कमरा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे फिर क्या देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आइए देखते हैं। कोशिका सबसे पहले पता, अब देखिए कोशिका ही चल रहा है हम लोग का, क्या चल रहा है, हम लोग का कोशिका चल रहा है। ठीक है, हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग का कोशिका चल रहा है, कोशिका। ठीक, क्या आपको अलग से नहीं, उसी कोशिका में फिर एक लिखेंगे, नहीं सबसे पहले रॉबर्ट हुक वाला ये पार्ट क्लियर है। देखिए बिहार पुलिस वाले में यही एग्जाम पूछा था, ध्यान से यही देखिए, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में जो खोजा था, किस आधार पे खोजा था, यही देखिए ऑप्शन में दिया था, जीव द्रव्य। मैंने एक वीडियो में देखिए बताया है, तो पुरकिंजे ने, उसके पहले नीचे आएंगे, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कोशिका। कोशिका में सबसे 1665 वाला क्लियर हो गया। अब देखिए क्या देखा, कॉर्क की पतली काट में क्लियर हो गया, ये सब क्लियर। अब देखिए कोशिका को ही एक और लाइन देके क्या लिखेंगे, ल्यूवेनहॉक। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा, ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा, ल्यूवेनहॉक ने देखा कब, बस एक छोटा सा यहां बना दीजिए, नहीं तो क्या करिए, यही बना दीजिए 1674 में। ल्यूवेनहॉक आखिर क्या देखा 1674 में, देखिए ये चीज आप जब बनाते हैं ना समझते जाइए। क्या देखा, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जीवित कोशिका, तो पूरा लिखेंगे, नहीं देखा जीवित कोशिका। भाई क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन रह जाते हैं, आप लोग रटते हो, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, ल्यूवेनहॉक ने तालाब कोशिका, भाई रटना नहीं है, आज जाके क्विज में ऐसे ऐसे करते हो, पैसे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ समझना है। ठीक है, अब इतना सा है, पूरा क्यों पढ़ेंगे। अब कोशिका 1665 वाला क्लियर हो गया, आपने बात आपको अच्छी तरह ध्यान में आ गया होगा। छोटा छोटा कोष्टक रहते हैं, मधुमक्खी पहले छठे के समान रहते हैं। उसके बाद किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब जब देखें आगे जाएंगे, कॉर्क की पतली आगे देखेंगे, तो जीवित कोशिका में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जीवित कोशिका को किसने देखा, देखिए क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट बना के बीपीएससी में कि जीवित कोशिका को दे दिया, रॉबर्ट हुक ने खोजा है, तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक 1674। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां था, अब पूरा का पूरा कहानी इतने में समझ गया। अगर थोड़ा सा देना है तो तालाब में दे लीजिए, तालाब में। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा में कुछ जानना है तो ठीक है, तालाब में जान लीजिए कोशिका। अब आगे देखिए सारा कोशिका का पार्ट चल रहा है। उसके बाद फिर कौन आया, जीवित कोशिका का पता सूक्ष्मदर्शी से लगाया, ये क्वेश्चन आएगा तो ल्यूवेनहॉक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, फिर कोशिका में ही रॉबर्ट ब्राउन ने, अब ब्राउन आए, पूरा लिखेंगे नहीं, ब्राउन लिख दीजिए,
अब ब्राउन ने क्या किया 1831 में। अच्छा, ब्राउन ने क्या किया, ब्राउन ने किया कि इसने केंद्रक का पता लगे। तो क्या पूरा लिखेंगे? नहीं, आपको अच्छी तरह पता है ये कोशिका झिल्ली, इसमें होता है कोशिका द्रव, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली और ये हुआ केंद्रक। तो बना देंगे ऐसे केंद्रक, तो केंद्रक बना के ब्राउन। अगर आप लोग चाहते हैं मैं शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा ज्यादा। तो लाइन टू लाइन पढ़ाऊं या शॉर्ट नोट साथ पढ़ाऊं, और उसके साथ साथ वीडियो में शुरू किया हूं एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट, साथ साथ कॉन्सेप्ट उसी में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ब्राउन का काम खत्म हो गया 1861 में केंद्र का। अब ऐसे कॉपी में आपके देखिए तैयार हो जाएंगे, एक कॉपी में एक पन्ना फाड़िएगा और लेके ड्यूटी पे निकल जाना है, रास्ता में निकल जाना है, देख लेंगे अरे सर ब्राउन था खत्म। अब बड़का मोटका कॉपी ना नहीं हो पाइएगा, समझे? तो आप देखेंगे पुरकिंजे ने अब 1831 में हो गया, कहानी खत्म ब्राउन का। अब कोशिका का एक और पार्ट हम लोग ऐसे बना देंगे, फिर क्या देखेंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे आपसे इसमें सवाल एक और आ सकता है, सजाने के लिए भी दे सकता है 1665 में, 1674 में, 1831 में, 1839 पुरकिंजे चारों मिलाने के लिए दे देगा, मिलाइए। ठीक है, तैयार रहना है। 1839 में कोशिका में स्थित जीवद्रव्य नाम दिया जैविक पदार्थों को। तो पुरकिंजे ने कब 1839 क्या देंगे? अब कोशिका जब चलिए रहा है, कोशिका कितना रटेंगे, इतना दिमाग में आ जाएगा। हम कोशिका वाला पढ़े थे डॉक्टर चिठवा में, जब वही दवाइया है तो कोशिका वाला पढ़े थे, सब एक में है तो बारह कोशिका लिखेंगे नहीं। तो पुरकिंजे ने क्या किया, पुरकिंजे ने बोला कि जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। क्या नाम दिया? जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब जीवद्रव्य क्या होता है? अरे यही तो होता है साइटोप्लाज्म, जीवद्रव्य। ठीक है, इसके अंदर जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, कोशिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है, याद रखिएगा यही तो है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया ब्राउन ने। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। क्लियर? अब ये तरल जैविक पदार्थ रट रहे हैं, अब द्रव्य है। अब द्रव्य क्या है? दो ही द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य एक है कोशिका द्रव्य। अब जो कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। हो गया काम खत्म। आगे बढ़ेंगे, एक आएगा पी स्लाइडेन और स्वान। एक जगह स्लाइडेन लिख देंगे और एक जगह स्वान लिख देंगे। अब स्लाइडेन ने क्या किया? अब एक साल में 1838 में स्लाइडेन, 1839 में स्वान। ऐसे बनाइए ना, देखिए ना कैसे नहीं याद होता है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। अब कोशिका सिद्धांत तो देवे किया, दोनों ने क्या दिया यहां पे पीछे में लिख दीजिए कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत दिया, अलग अलग नाम दिया होगा, वो क्या क्या नाम दिया देखिए। पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। अब क्या हुआ, तो स्लाइडेन ने कहा पौधे में और स्वान ने कहा जंतु में। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब बिरचो ने आया, मिर्चो ने क्या कहा, वो जीवन के मूलभूत इकाई है ये। और एक चीज और ध्यान लीजिए, इसने ही क्या कहा था, देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, मिस हो जाता हमसे। पौधे तथा जंतु में कोशिकाओं से बने हैं। इसने कहा पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं से बने हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, लिखेंगे नहीं, पौधे और जंतु कोशिका से बने हैं, आज लिख सकते हैं। आइजा देखिएगा कोशिका सिद्धांत दिया। और एक और चीज लिखना है, क्या किसने कहा, इसने कहा जीवन की मूलभूत इकाई है। बस यहीं पे लिख देना नीचे में, जीवन का मूलभूत इकाई। कहानी खत्म है। 1855 में आया कौन, बिरचो। इसने कोशिका सिद्धांत की आगे बढ़ाया। अब इसने जो चीज दिया इसको आगे बढ़ाया बिरचो ने। अब बिरचो ने 1855 में बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो हैजा लिख लेंगे बिरचो। क्या लिखे, आइए चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। इसको साइड करते हैं अब, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे क्या बिरचो, आखिर बिरचो ने क्या किया भाई, कुछ तो किया होगा बिरचो ने। बिरचो ने 1855 में इसको सिद्धांत को आगे बढ़ाया,
स्लाइड डाउन सोन वाला को आगे बढ़ा के इसने सीधा से क्या लिखना, उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका, ये कोशिका है, आप कोशिका से छोटा छोटा कोशिका निकाल देंगे। समझ में आ गया? यानी ये पहले वाला और ये बाद वाला, यानी ये सब जिससे बना है ये पूर्ववर्ती कोशिका। आपको समझ में आना चाहिए, यही फैक्ट से मैंने पढ़ा और मैंने आपके लिए इतना नॉलेज गेन पाया, ठीक है, गेन कर पाया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, आप बोल दिया कि बस पूर्ववर्ती लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम तो लिखते नहीं थे, बस हम इसी से तैयार कर दिए निकाल के, पहले जो था उसी से छोटा छोटा बन गया पूर्ववर्ती कोशिका, ठीक है, बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, एक चीज और लिख लेना है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब आप लोग क्या करते, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज हुआ, नहीं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1940, भैया कहानी खत्म। फिर आगे देखेंगे जटिल कहानी, समझ रहे हैं कितना छोटा सा पॉइंट में। अभी हमसे पूछेंगे बता दीजिएगा, 1665 में कॉर की पतली काट किसने देखा, लुवेनहॉक में, ये क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने। फिर 1674 में लुवेनहॉक ने क्या बताए थे आपको, तालाब में जीवित कोशिका, बस इतना। फिर कौन आया 1674 के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन गोल्का केंद्रक। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1839 में कौन आए, पुरकिंजे, जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था, ऐसे सारा क्वेश्चन पूछा है, सारा क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन बिहार पुलिस वाले के लिए बता दे रहे हैं, हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था। फिर 1839 का चपाल में पूछा गया था, ठीक है। फिर 1839 में क्या हुआ, 1839 में आए कौन, ये पुरकिंजे, वही साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, रटना नहीं है, जो जीव द्रव्य होता है। फिर आगे बढ़िए 1838-39 साइटोसोन, पौधे में देखा किसने, स्वान स्लाइड ने, और जंतु ने देखा स्वान ने, कहानी खत्म है। और इसी ने कहा, फिर आगे देखिएगा, फिर पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना होता है। तो ये सब चीज क्लियर है, ये मैं आपको इस वीडियो में इसलिए शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाए और ये क्लियर भी हो जाए। अब लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, ये था जिसने इस हथियार को अपना लिया, एनसीईआरटी खल्लास, लुसेंट खल्लास, 5 महीने के बाद आप तैयार, ठीक। याद रखिएगा, आप बेवकूफ नहीं बनना है, पढ़ना है। सब लोग तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है, जो पढ़ेंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, पढ़ना है। फिर अब देखिए क्या करना है, अब कहानी क्या है, अब कहानी है कोशिका भित्ति की, ठीक। थोड़ा सा एंडोसाइटोसिस के बारे में जान लेते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या, अमीबा अपने आप भोजन इस प्रकार प्राप्त करते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन, देखिए ध्यान से देखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। यहाँ से क्वेश्चन है, अब ये देखिए कोशिका झिल्ली बना देंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ठीक। ये लचीला बना देंगे, लचीलापन, लचीलापन लिख देंगे और लिख देंगे कोशिका को जी लिख दिए। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। देखिए कोज क्या लिखेंगे, देखिए कितना अच्छा से क्लियर होगा। आप रटिएगा ना भैया, आप लोग बताइए सच है कि नहीं। मैं वो चीज आपको घुसा रहा हूँ भाई, बहुत एक्सपीरियंस, मैंने बहुत स्ट्रगल किए हम, क्या क्या नहीं किया यार, वेटर तक का काम किए हम, ठीक है, तभी जाके इतना एक्सपीरियंस अर्जित कर पाए हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान में हर वो चीज मैंने किया, हर वो काम किया, बच्चे को पढ़ाया, वेटर काम किया, ठीक है, अपने पार्ट टाइम जॉब किए, तरह तरह का बहुत काम किए, नहीं बता सकते। कभी मौका मिला तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। पढ़ाई बिल्कुल लोल था मैं, ठीक है, इतना कम समय में इतने सारे क्यों निकाला, ठीक है। आगे देखते हैं एंडोसाइटोसिस, अभी बताया, ये कोशिका झिल्ली बना दीजिए, लचीलापन लिख दिए। अब ये लचीलापन क्यों, लचीलापन के बीच, लचीलापन से क्या फायदा होता है, एक कोशिका बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन। अब ये आप देखते हैं, ये कोशिका है, कोशिका लचीलापन है। अब इसके अंदर जो कोशिकांग है, ये पर्यावरण से ऐसे बना दीजिएगा भोजन। अब ये भोजन जो लिया, इस भोजन इसके बाह्य पर्यावरण से भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ये लचीलापन। तो ये बना दीजिएगा, फिगर बनाइएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस लिख देंगे, एंडोसाइटोसिस लिखने के बाद एक चीज और लिख देंगे कि इसी प्रक्रिया द्वारा, यहां देखिए हम कैसे लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, एंडोसाइटोसिस, इसी प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है।
अभी पूरा लिखता है लोग, लेकिन क्या लिखता, अमीबा दे के यहाँ पे ऐसे बना देंगे और लिख देंगे ग्रहण भोजन। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे आएंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या देखेंगे, आहा, कोशिका भित्ति में क्या खास बात है, अब लिखेंगे कोशिका तो खत्म हो गया, कोशिका झिल्ली भी मैंने थोड़ा सा, अब देखेंगे कोशिका भित्ति, क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, अब मैं इसको भी नहीं लिखता था, आपको पढ़ाने मैं लिखता था को भी, बस आज मेरा पढ़ने का स्टाइल था जो दूसरा आप नहीं पढ़ पाता था, को भी लिखते थे। तो आप भी अब ट्रेंड हो जाइएगा तो ऐसे लिखेगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। अब हम क्या करेंगे, नहीं, ये रहा कोशिका, कोशिका के अंदर जल एक अंदर, और ये जो है कोशिका झिल्ली, आपको पता हो ये कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के भी ऊपर में पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ होती है, एक प्लांट में होती है और एक कवक में। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, समझाया। ठीक है, तो ये रहा कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली नहीं लिखना, लचीला बना देना इसको ऐसे ऐसे करके, और ये कोशिका भित्ति लिख दीजिए को भी। अब देखिए, अब ये जो हुआ, अभी और क्या लिखेंगे यहाँ से, पादप। अब क्लियर, ये एक छोटा सा बक्सा में सब कुछ क्लियर। उसके बाद ये लिखेंगे, ये जो कोशिका भित्ति होती है कोबी, ये कोबी किसकी होती है, सेल्यूलोज। कोबी के नीचे में लिख दीजिए सेल्यूलोज। ठीक, सेल्यूलोज लिख दीजिएगा, एक जटिल पदार्थ है, अगर चाहें तो इसको जटिल लिख सकते हैं। ठीक है, जटिल लिख सकते हैं। ठीक है, यह पौधे का संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। अभी गोभी में चल रहे हैं हम लोग। गोभी का एक और क्या कार्य है, डिश बनाइएगा, लिखिएगा, यह क्या करता है, पौधे में दृढ़ता का मतलब मजबूती, बस इतना सा ही लिखना है, खत्म है कहानी। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसको देख लीजिए, आप इसको बना सकते हैं आराम से। मैं और आगे चलता हूं। ये अंतर जलीय तरीका, चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स का वीडियो है, पढ़ाई करने साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन हो गया। चलिए, और जय हिंद आप सभी को। और कुछ अगर बातें बोलता हूँ तो माइंड नहीं करिएगा मेरे भाई सब, क्योंकि मैं बहुत अंदर से इमोशनल टाइप का हूँ जो बात है। ठीक है, और जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे जो जो तकलीफों का सामना करना पड़ा, मैं नहीं चाहता आप लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है समय के साथ जॉब नहीं होना, और आगे के समय में बहुत महंगाई बढ़ने वाला है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 8वां वेतन लागू होने वाला है। अब सरकारी नौकरी में सैलरी बहुत, जो भी हो सैलरी अच्छा आएगा। ठीक है, आप लोग जो बिहार पुलिस वाले हैं, आपको भी 50,000 60,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। ठीक है, और हर में ग्रुप डी का भी सैलरी लगभग जो भी हो 40 से ऊपर रहेगा। इसलिए आपकी परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए, जीने के लिए बहुत है। ठीक है, जो भी सैलरी मिलता है हम भी उसमें में खुश रहते हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरे बारे में सबको पता है मैं कैसे इंसान हूँ। ठीक है, चलिए जय हिंद आप सभी को। आइए, वेलकम है, पढ़िए, लेकिन याद रखिए पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ और, जाते जाते वीडियो को जरूर शेयर करना यार, इतना तो मेरे लिए करो, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे ये मोटिव, मेरा जो ये है, सभी तक पहुँचे। जो लड़के जो गरीब हैं, जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है, जिनको मैं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ा, उनको उन तक कम से पहुँचा दें वीडियो को। ठीक, उम्मीद है इतना आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, और बाकी पढ़िए। जय हिंद।